Hello everyone, again welcome to the Neti Educational Academy. I am Prachi Verma here to provide some polity lectures. अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स को कवर किया। पहले हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकेंड चैप्टर जो हमारा था वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, थर्ड चैप्टर हमने प्रियम्बल को कवर किया। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट हुई क्यों। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना, तो देश में कई टाइप के लोग थे उस टाइम पे। कुछ तो देश में ही रह रहे थे, कुछ थे जो बाहर से घूमने आए थे, कुछ थे जो इंडिया से बाहर गए हुए थे। तो जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन था कि जो संविधान में हम प्रोविजंस रख रहे हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, तो ये हम देंगे किसको। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं, ये मौलिक अधिकार किसके लिए हैं। तो यहाँ से जो एक चीज़ निकल कर आती है वो निकल कर आती है सिटीजनशिप। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हम अपने नागरिक को देंगे। ठीक है, तो वो नागरिक होगा कौन, तो इन सारे प्रोविजंस को रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आर्टिकल 5 to 11 जो है संविधान का वो डील करता है सिटीजनशिप के प्रोविजन से। ओके, अब ये सिटीजनशिप जो है वो होगी कैसी। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, और उसी को हमने अपने इंडिया में भी लागू किया। इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप दी गई। कहने का मतलब है कि इंडियंस को, जो इंडिया के लोग हैं वो केवल इंडियंस कहलाएंगे, केवल भारतीय कहलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड जो है वो महाराष्ट्र का है, तो आप भी इंडियंस ही हुए और जो आपका फ्रेंड है वो भी इंडियंस ही हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आप केवल भारतीय कहलाओगे। आपके पास एकल नागरिकता है, आपके पास केवल इंडिया की सिटीजनशिप है, ना कि डिफरेंट स्टेट्स ही। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, सिंगल सिटीजनशिप। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से कॉपी किया है। ओके, नाउ आर्टिकल 11 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। क्या कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, वो लॉज बना सकती है इन सारे मैटर्स में। तो चाहे वो सिटीजनशिप देने की बात हो, चाहे सिटीजनशिप को अबॉलिश करने की बात हो, सिटीजनशिप किसको मिलेगी, किससे छीनी जाएगी, इन सारी चीज़ों पे लॉज कौन बनाएगा, तो इन सारी चीज़ों पे लॉज बनाएगा पार्लियामेंट। और इसको पावर दी किसने, इस पार्लियामेंट को पावर किसने दी, तो पार्लियामेंट को पावर मिली है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के थ्रू। ठीक है, अब सिटीजनशिप का बेसिक क्या होता है, सिटीजनशिप है क्या, तो देखिए लीगल स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन। आप किसी राष्ट्र को बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी राष्ट्र से हैं, किसी देश से हैं, ठीक है, उसका एक लीगल स्टेटस। और बीइंग अ मेंबर ऑफ सोवरेन स्टेट इज नोन एज सिटीजनशिप। ठीक है, आप किसी राष्ट्र को बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी सोवरेन स्टेट, ऐसा स्टेट, ऐसी कंट्री जो सोवरेन है, जो खुद के डिसीजन खुद ले सकती है, अगर आप उसके मेंबर हैं तो आप सिटीजन कहलाएंगे, आप नागरिक कहलाएंगे उस देश के। ठीक है, सिटीजनशिप जो है हमें वो कुछ राइट्स देती है, कुछ ड्यूटीज देती है, कुछ प्रिविलेजेस देती है। प्रिविलेजेस कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ स्पेशल राइट्स। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो ऑटोमेटिक आपको कुछ राइट्स मिल जाते हैं उस देश में, ऑटोमेटिक आपको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती हैं उस देश में, और ऑटोमेटिक आपकी कुछ ड्यूटीज़ हो जाती हैं कि आप ये करेंगे और आप ये नहीं करेंगे। जैसे टैक्स पे करना, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप टैक्स पे करना चाहिए आपको, और आपको वोट डालना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो सिटीजनशिप अपने साथ साथ कुछ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज़ भी लेकर आती है। ठीक है, नाउ सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, और कुछ तरीके होते हैं उसको टर्मिनेट करने का। जैसे मान लीजिए आप इंडिया के नागरिक हैं, तो वो इंडिया के नागरिक आप आगे नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप खुद हट जाइए, आप खुद अपनी नागरिकता को त्याग कर दीजिए, ठीक है, आप खुद अपनी नागरिकता छोड़ दीजिए, सिटीजनशिप छोड़ दीजिए, या फिर आप अडॉप्ट कर लीजिए किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को। अगर मान लीजिए आप यूएसए की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक हट जाएगी, आपकी सिटीजनशिप को ऑटोमेटिक छीन लिया जाएगा, आप सिटीजन नहीं रहेंगे इंडिया के। या फिर गवर्नमेंट आपसे सिटीजनशिप छीन ले, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अभी हम आगे आर्टिकल्स को देखेंगे तो उसमें एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप। अभी हमने देखा कि सिटीजनशिप जब भी किसी को मिलती है तो उसके साथ साथ कुछ राइट्स, कुछ प्रिविलेजेस एंड कुछ ड्यूटीज भी मिलती हैं। तो वो राइट्स क्या क्या हैं? राइट मिलता है वोट करने का, राइट मिलता है पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने का, आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप वोट कर सकते हैं, आपके पास वोटर आईडी होगा अगर 18+ हैं आप तो, ओके। एंड पब्लिक ऑफिसेस को आप होल्ड कर सकते हैं, आप एमपी के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आप एमएलए बन सकते हैं, आप डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन भी मिल सकता है आपको स्टेट से, गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगी। जैसे होता है ना, जैसे कोविड फैला था तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बाहर से अपने नागरिक को लेकर आ रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के नागरिक थे। अगर वो यहाँ के नागरिक नहीं होते तो गवर्नमेंट की को क्या पड़ी है आपको लाने की, आपको बचाने की, ठीक है। तो आपको कुछ राइट्स मिले, यहाँ पे स्पेशल राइट्स मिले क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन थे, इसलिए आपको बचाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सिटीजन्स के पास कुछ ड्यूटीज़ भी हो जाती हैं। ड्यूटी किस चीज़ की? टैक्सेस पे करने की, आर्म फोर्सेस में सर्व करने की। आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप आर्म फोर्सेस को सर्व करिए, ठीक है। आर्म फोर्सेस में जाइए और कंट्री को सर्व करिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो लिखा है उसको मानिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। एंड लॉज को भी रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। लॉज को तोड़िए नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर लॉ है कि आपको नेशनल फ्लैग को की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है तो ऐसा मत करिए कि उसकी आप डिसरेस्पेक्ट करिए, आप उसको ज़मीन पे डाल दीजिए, कुछ करिए। ये एज ए सिटीजन आपकी ड्यूटी बनती है कि उसकी आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम डिफरेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं क्योंकि हमने देखा कि सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 to 11 में है। तो अब डिफरेंट आर्टिकल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 5 डील करता है सिटीजनशिप एट द कॉन्स्टिट्यूशंस इनैक्टमेंट। अब ये क्या है? देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना, या हम बोल सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे आपको पता है कि पार्टीशन हुआ था और कुछ लोग तो इंडिया में थे, कुछ लोग इंडिया से बाहर चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान जाकर वापस आ गए थे। तो एक बड़ा क्वेश्चन था कि देश का नागरिक रहेगा कौन, ठीक है। कौन देश का नागरिक रहेगा, किसको हमें राइट्स देने हैं, किसको हमें नहीं देने हैं, तो ये सब हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ आर्टिकल्स बनाए गए। आर्टिकल 5 जो डील कर रहा था वो इस चीज़ से डील कर रहा था कि उस टाइम पे जब संविधान बना तो उस टाइम पे देश में कौन कौन है, ठीक है। तो वो सिटीजन्स कहलाएंगे। अब इसमें क्या क्या है? पहला ये है कि ऐसे लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हों। लेकिन कैसे? देखिए, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया में जिसका जन्म हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में किसी का भी इंडिया में जन्म हुआ हो वो, या फिर अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वो एटलीस्ट इंडिया में 5 साल रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले से अगर कोई इंडिया में रह रहा हो, भले वो इंडिया में उसका जन्म नहीं हुआ, उसके माता पिता का जन्म नहीं हुआ, तब भी वो क्या कहलाएगा? वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिए आप, आर्टिकल 5 इस चीज़ से डील करता है कि इंडियन टेरिटरी में अभी है कौन, ठीक है, कौन रह रहा है, उसको इंडियन सिटीजनशिप किस बेसिस पे मिलेगी? तो 3 बेसिस पे। पहला, या तो वो खुद इंडिया में जन्म लिया हो, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक ने इंडिया में जन्म लिया हो, या फिर अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले 5 साल से वो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है। तो आर्टिकल 5 इन चीज़ों से डील करता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 किससे डील करता है? आर्टिकल 6 डील करता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, उनका क्या करना है? क्या उनको सिटीजनशिप देनी है इंडिया की? तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे लोग जो इंडिया में जिनका जन्म हुआ, ऐसे लोग जिनका इंडिया में जन्म हुआ हो, या उनके पेरेंट्स का इंडिया में जन्म हुआ हो, या उनके दादा दादी का इंडिया में जन्म हुआ हो, ठीक है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से तो इंडिया आ गए हैं लेकिन उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर उनके पेरेंट्स का इंडिया में जन्म हुआ हो, या फिर उनके
दादा दादी का इंडिया में जन्म हुआ हो और वो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हों, तो उनको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं इंडिया की। अब ये रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, या तो आपका जन्म हुआ हो, आप भले पाकिस्तान चले गए हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, ठीक है, आप भले पाकिस्तान से आ रहे हो, लेकिन अगर आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, या आपके मम्मी पापा का, माता पिता का यहाँ पे जन्म हुआ है, या फिर आपके दादा दादी का जन्म हुआ है यहाँ पे, और आप रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब ये रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट क्या है? रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आए हो, ठीक है, और तब से आप इंडिया में रह रहे हो, या फिर अगर आप इसके पहले नहीं आए और आप इसके बाद आ रहे हो, 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आ रहे हो, और आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो कम से कम आपको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, इसमें है क्या, इसमें ऐसे लोगों को कवर किया गया है जो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो इंडिया आएगा उसको सिटीजनशिप किस बेसिस पे मिलेगी? तो या तो आपका यहाँ जन्म हुआ हो, या फिर आपके माता पिता में से किसी एक का, माता पिता का आपके यहाँ पर जन्म हुआ हो, या फिर आपके दादा दादी का यहाँ पर जन्म हुआ हो। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपका यहाँ जन्म हुआ हो, या फिर आपके माता पिता का जन्म हुआ हो, या फिर आपके दादा दादी का इंडिया में जन्म हुआ हो, और आप रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट का मतलब है अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए हैं तो तब से आप यहीं पे रह रहे हो। अगर आप इसके बाद इंडिया आए हैं पाकिस्तान से, तो कम से कम 6 महीने आप इंडिया में रहे हों, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 किससे डील करता है? आर्टिकल 7 डील करता है ऐसे लोगों से जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो फिर से वापस आए हों। ऐसे लोग जो पहले तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में उनको याद आता है कि पाकिस्तान से अच्छा तो इंडिया ही था, हमें तो इंडिया में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल 7 बना है। ओके, ऐसे लोगों को नागरिकता किसके थ्रू मिलेगी? तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी आर्टिकल 7 के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 8। ये किनसे डील करता है? ये ऐसे पर्सन से डील करता है जो इंडियन ओरिजिन के हों। ओके, ऐसे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन वो रह कहाँ रहे हैं? इंडिया से बाहर। अब इंडियन ओरिजिन का कौन सा बंदा होगा? जिसका ओरिजिन इंडिया हो, जिसका मूल इंडिया हो। कहने का मतलब है जिसके पूर्वज, जिसके माता पिता या दादा दादी वो लोग इंडिया के हों, इंडिया से जिनका जुड़ाव हो, लेकिन वो रह कहाँ रहे हैं? अभी वो बाहर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप किस आर्टिकल के थ्रू मिली? ऐसे लोगों को सिटीजनशिप मिली आर्टिकल 8 के थ्रू। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बात की कि रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हो इंडिया से। तो इंडिया से बाहर किस पर्पज से रहा जा सकता है? कई सारे पर्पज हो सकते हैं। हो सकता है कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहा हो, बाहर जॉब कर रहा हो, है ना, या फिर हो सकता है किसी की शादी हो गई हो तो उसे इंडिया से बाहर जाना पड़ जाए, है ना, या फिर क्या हो सकता है कि वो एजुकेशन के पर्पज से गया हो, पढ़ाई करने गया हो। तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप किसकी मिलेगी? इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल ऐसे लोगों से डील करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 9 किससे डील करता है? तो ये डील करता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप से। बट किस तरीके से? तो एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप। अगर आपने फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली है तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स हु वॉलंटरीली एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड इंडियन सिटीजन्स। अगर आपने अपनी इच्छा से किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो क्या आप इंडियन रह जाओगे? नहीं रह जाओगे। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप की, कि अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी, आप आगे भी इंडियन सिटीजनशिप रहोगे, इंडियन सिटीजन रहोगे। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी था ना, क्योंकि हमेशा डर बना रहता। अब आज मैं नागरिक हूँ इंडिया की, मुझे डर बना रहेगा कि अच्छा मैं कल हूँ कि नहीं, मैं परसों हूँ कि नहीं,
ठीक है, तो कंटिन्यू रहेगी आपकी सिटीजनशिप, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बस एक केस ना हो, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना बनाए जिसके थ्रू आपकी सिटीजनशिप को छीना जा सके। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी आप की सिटीजनशिप जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आर्टिकल 11 जो है वो डील करता है पार्लियामेंट की पावर से टू रेगुलेट सिटीजनशिप। देखिए आर्टिकल 5 to 11 इसमें सब सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने प्रोविजन है वो है, लेकिन आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात की गई है कि सिटीजनशिप देनी कैसे। जैसे अभी के जो नागरिक हैं या अभी के जो लोग हैं उसमें से कौन है इंडिया का सिटीजनशिप रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसकी सिटीजनशिप को हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये सारी पावर किसके हाथ में है? तो ये सारी पावर है पार्लियामेंट के हाथ में। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट इन सारी चीजों पे लॉज बना सकती है। ठीक है, दैट आर्टिकल 11 empowers parliament to legislate on matters related to the acquisition और termination of citizenship। इंडिया की सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करना है या किस तरह से टर्मिनेट करना है, ये सारी पावर किसके हाथ में होंगी? तो ये सारी पावर होंगी आपके पार्लियामेंट के हाथ में। ठीक है, चलिए ओके, अब हमने ये देखा कि आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है कि इंडिया की सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जाना है और किस तरह से टर्मिनेट किया जाना है। तो उसी के थ्रू पार्लियामेंट में एक लॉ आता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, 1955 में ये एक्ट आता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसमें वेज बताए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाएगा और किस तरह से टर्मिनेट किया जाएगा। तो अब हम वेज को देख लेते हैं, कितने तरीके हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। तो पहला जो तरीका है वो है सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, आप इंडिया के नागरिक हो। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसे लोग जिनका जन्म हुआ हो इंडिया में, ये कब से बोला गया? ये बोला गया 26 जनवरी 1950। अब ये डेट क्यों रखी गई? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हो गया था। ठीक है, और किसके बीच में? 1 जुलाई 1987। मतलब ये है कि ऐसे लोग जो जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, तो ऐसे लोग बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। अब ये डेट क्यों रखी गई? देखिए यहाँ तक तो इन्होंने ये बोल दिया कि बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन आप कहलाओगे, लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए, बाहर का कोई सिटीजन है, यूएसए का कोई सिटीजन है, वो इंडिया घूमने आता है। ठीक है, इंडिया के मान लीजिए यूएसए के कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ, और इंडिया घूमने आते हैं, तो उसमें जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और इंडिया में जब आती है वो तो उनकी डिलीवरी हो जाती है। अब सोच के देखिए, क्या वो इंडियन हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन हो जाएगा उनका बच्चा? अब देखिए यहाँ पे, ठीक है चलिए, ठीक है आपने इंडियन सिटीजनशिप दे दी उसको, चलिए ठीक है आपने इंडियन सिटीजनशिप दे दी उसको, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है ना, जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान का बंदा है या पाकिस्तान के कोई कपल है, पाकिस्तान की कोई लेडी है, वो इंडिया में आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मे भी वो आतंकवादी हो। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे का जन्म हो जाता है, तो क्या आप उसको इंडियन बोल देंगे? तो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब ऐसी थी जिनका मिसयूज़ किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो हमने बोला ना कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे सिर्फ जन्म ले ले तो वो इंडियन कहलाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक है। तो 1987 के बाद इस रूल को बदल दिया गया, और क्या किया गया? बोला गया कि ऐसे लोग जो अगर 1 जुलाई 1987 के बाद जिनका जन्म हो रहा है इंडिया में, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है, वो इंडिया के नागरिक तो कहलाएंगे, लेकिन एक कंडीशन और क्या होगी कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो, उनका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका भी मिसयूज़ होगा कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बाहर का, मान लीजिए कोई पाकिस्तान का पर्सन है, मेल है, वो इंडिया में आते हैं और कुछ टाइम के लिए और किसी फीमेल से शादी कर लेते हैं और बाद में उनको कोई बेबी होता है, अब वो इंडियन कहलाएगा। ठीक है, तो चांसेस तो है ना मिसयूज़ के, तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर क्या किया गया? इसको फिर से इस रूल को थोड़ा सा चेंज किया गया, अमेंड किया गया। फिर क्या बोला गया? ऐसा पर्सन जिसका जन्म हो रहा हो 3 दिसंबर 2004 के बाद, ऐसा पर्सन अगर उसका जन्म इंडिया में हो रहा है तो वो इंडिया का नागरिक तो कहलाएगा, लेकिन एक कंडीशन और चाहिए। वो क्या है? वो कंडीशन है कि दोनों पेरेंट्स, माता और पिता, दोनों का इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है।
ठीक है, या तो ये कंडीशन हो या फिर अगर एक इंडियन सिटीजन है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। ठीक है, ये मेक श्योर करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन जिसका इंडिया में जन्म हो रहा है और उसकी माँ इंडियंस हैं लेकिन उसके पिता इंडियन नहीं है, तो उनके पिता जो हैं वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट कहने का मतलब है उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, प्रॉपर पासपोर्ट हो, प्रॉपर वीज़ा हो, सब कुछ हो, वो इलीगली इंडिया में ना माइग्रेट करके आए हों। ठीक है, या इलीगल माइग्रेंट वो ना हो। ठीक, तो आर्टिकल जो पहला है वो सिटीजनशिप बाय बर्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, किस तरह से हम सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं, तो वो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट का यहाँ मतलब है वंश। आपका वंश अगर इंडिया का है तो आप भी इंडियंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर हैं आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992। ठीक है, ऐसे लोग जिनका जन्म इंडिया से बाहर होता है और किस डेट में, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में, ऐसे टाइम ड्यूरेशन पे अगर किसी का जन्म इंडिया से बाहर हो रहा है और उनके पिता इंडियन है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ हो और किस टाइम पे, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले, लेकिन उनके पिता इंडियन हैं, तो वो पर्सन भी इंडियन ही कहलाएगा, उस पर्सन के पास भी इंडिया की सिटीजनशिप होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बात की जा रही है पिता की केवल, ये पार्शियलिटी हुई, थोड़ा सा नहीं पार्शियलिटी होगी यहाँ पे तो लोग विरोध करेंगे। तो फिर क्या किया गया, इस चीज़ को चेंज किया गया 1992 के बाद। ये बोला गया कि ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर जिसका जन्म हो 10 दिसंबर 1992 के बाद, तो उसके लिए एक और कंडीशन चाहिए। वो क्या चाहिए कि ईदर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन। अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ हो और 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर ऐसा हुआ है और आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक, चाहे माता हो चाहे पिता हो, अगर वो इंडियन है, आप भी इंडियन कहलाओगे। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी उसको ख़त्म किया गया, यहाँ पे बोला गया ईदर पेरेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अगर आपके वंश में कोई इंडियन है तो आप भी इंडियन हो, भले आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ हो। ठीक है, थर्ड है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है। वो कैसे, ऐसे पर्सन जो इंडिया के ओरिजिन के हों लेकिन वो रह कहाँ रहे हों, या तो इंडिया में रह रहे हों या फिर इंडिया के बाहर रह रहे हों, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। किसके थ्रू, बाय रजिस्ट्रेशन। आप इंडिया में रजिस्टर करिए और आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। या फिर ऐसे पर्सन जिनके स्पाउसेस जो हैं वो इंडियन सिटीजन हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बाहर से शादियाँ कर लेते हैं ना, बाहर की कंट्री में किसी पर्सन से शादी कर लेते हैं, तो अगर किसी के स्पाउस जो हैं वो इंडियन सिटीजन हैं तो दूसरे जो हस्बैंड हो या वाइफ हो उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इनका देख लीजिए आप, सानिया मिर्जा का देख लीजिए, है ना, या फिर कई सारे लोग हैं ऐसे। तो अब ये है कि सानिया मिर्जा अगर इंडियन है तो उनके स्पाउस इंडिया के नहीं है ना, तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, तो वो मिलेगी कैसे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये क्या है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हों कुछ स्पेसिफिक पीरियड के, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम से वो इंडिया में ही रह रहे हों एंड अदर रिक्वायरमेंट्स को भी, अदर क्वालिफिकेशंस को भी मीट कर रहे हों, तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये क्या है, देखिए कभी कभी होता है ना कि कोई बाहर का मेंबर है, बाहर का सिटीजन है, जैसे अदनान स्वामी के बारे में अगर आपने सुना हो, अदनान स्वामी जो थे ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, लेकिन ये इंडिया में बहुत टाइम से रह रहे थे और इनको इंडिया में इतना अच्छा लगने लगा कि इन्होंने चाहा कि उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, तो इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई बाय नेचुरलाइजेशन।
लेकिन इसमें यहाँ पे एक बात की गई है कि एंड मीट अदर क्वालिफिकेशन। तो अदर क्वालिफिकेशन वो क्या मीट कर रहे थे, तो अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे होती हैं आर्ट्स, साइंस, ठीक है, या डिफरेंट अदर जो आपके अंदर कुछ खूबी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कोई बाहर का सिटीजन है, वो इंडिया में आया और नेचुरली उसे इतना अच्छा फील होने लगा, उसे इंडिया जैसा ही फील होने लगे, है ना। नेचुरलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नेचुरल वे में उसे इंडिया जैसा फील होने लगा। वो इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा है कि इंडिया में ढल गया, ठीक है। और उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें भी हैं, उसके अंदर आर्ट्स है ना, उसके अंदर साइंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, तो वो इंसान इंडिया का नागरिक हो सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति इंडिया का नागरिक बन सकता है, ठीक है। अदनान स्वामी को इसी तरह से इंडिया की सिटीजनशिप मिली है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब ये क्या है, देखिए मान लीजिए कल को इंडिया किसी और कंट्री पे कब्जा कर ले, है ना। तो एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए इंडिया कल को पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, तो पाकिस्तान की टेरिटरी अब इंडिया की हुई, है ना। तो पाकिस्तान अब पाकिस्तान कहलाएगा क्या? नहीं, अब वो पार्ट भी तो इंडिया कहलाएगा। अब एक बात बताइए, जब वो पार्ट इंडिया कहलाएगा, जब वो टेरिटरी इंडिया कहलाएगी, तो जो वहाँ के लोग अभी रह रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो इंडियंस कहलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बात की गई है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर इंडिया किसी भी टेरिटरी को अक्वायर कर लेता है तो क्या होगा, जितने भी लोग होंगे वहाँ पे उनको क्या मिल जाएगी? इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। चलिए, अभी तो हमने बात की यहाँ पे कि इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर किस तरीके से किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन की, ठीक है। तो टर्मिनेशन किस बेसिस पे हो सकता है? तो पहला होता है रिनंसिएशन पे। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। एक इंडियन सिटीजन अगर चाहे तो वो खुद से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है, ठीक है। वॉलेंटरी एक्ट ऑफ गिविंग अप। आप अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप को त्याग दीजिए कि अब मैं इंडिया का नागरिक नहीं रहूँगा, मेरी इच्छा ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो इंडिया की नागरिकता, ठीक है। आप जाओ, आप दूसरे देश की नागरिकता ले लो, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा है टर्मिनेशन, ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए कि अब से आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे। तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है अगर इंडिया का कोई सिटीजन वॉलेंटरीली अक्वायर कर ले सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, अनदर कंट्री, ठीक है। अगर आप अपनी इच्छा से किसी और कंट्री की नागरिकता को अक्वायर कर लेते हैं तो उसी टाइम से आप इंडिया के नागरिक नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है उसी टाइम से आपकी इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सेकंड तरीका। अब थर्ड जो वे है टर्मिनेशन का, वो है डेप्रीवेशन। अब ये डेप्रीवेशन क्या है? डेप्रीवेशन कहने का मतलब है कुछ ऐसा तरीका जिसके थ्रू पार्लियामेंट किसी भी नागरिक को या किसी भी पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप लेने से रोक दे। तो वो क्या वजह हो सकती है? वो वजह हो सकती है फ्रॉड या फिर डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप संविधान के प्रति लॉयल नहीं हैं, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आप संविधान के प्रति डिसलॉयल हैं या आप किसी फ्रॉड के अंदर पाए जाते हैं, तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इंडिया की सिटीजनशिप पार्लियामेंट नहीं देगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब एक करंट का मुद्दा है सिटीजनशिप एक्ट 2019। देखिए होता क्या है, हमने एक चीज़ देखी थी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, जिसके थ्रू एक एक्ट बनाया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब उस एक्ट को ना टाइम टाइम पे अमेंड किया जा रहा है, ठीक है। और वो एक अमेंडमेंट आता है 2019 का। अब ये अमेंडमेंट क्यों आता है? क्योंकि ये करंट का इशू है, तो हमें हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं कुछ स्पेशल कंट्रीज़ के, अब वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो इन 3 कंट्रीज़ के जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, कहने का मतलब है वो मुस्लिम नहीं होने चाहिए। वो किस धर्म के होने चाहिए? वो या तो हिंदू होने चाहिए, या तो वो सिख हो, या तो वो बुद्धिस्ट हो, या तो वो जैन हो, या पारसी हो, या फिर क्रिश्चियन हो। ऐसे लोगों की इंडियन सिटीजनशिप को ईजी किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। देखिए होता क्या है ना, कई बार बाहर जैसे ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिटीजन होते हैं
जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि पाकिस्तान में कोई हिंदू है और वो बोल रहा है कि हमें यहाँ बहुत सताया जा रहा है ना, तो हम इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे इतने सारे मुद्दे उठते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या हुआ, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, उसके थ्रू ये बोल दिया गया ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, नॉन मुस्लिम जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ठीक है, ऐसे मेंबर अगर इंडिया आते हैं 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले, तो उनको इंडिया की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, उनके लिए इंडिया की नागरिकता आसान कर दी गई है। ठीक, तो ये इस एक्ट के थ्रू ऐसा किया गया। लेकिन इस एक्ट को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि ये नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए है ना। तो यहाँ पे बात नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट की कही गई है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है टुवर्ड्स मुस्लिम। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो, क्या उनके साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, आप केवल इन सारे रिलीजन की ही बात कर रहे हो। तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, कि ये सेकुलरिज्म जो हमारे संविधान में गिवन है, जो इक्वलिटी हमारे संविधान में गिवन है, उस पर ये खरा नहीं उतर रहा है एक्ट। ओके, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी सिटीजनशिप के चैप्टर में। ओके, चलिए, थैंक यू।